विभाग का पारस्परिक संबंध। उत्पादन तथा उपभोग में संबंध, मतलब उत्पादन और उपभोग के अंतर्गत क्या संबंध होता है वह देखेंगे अभी हम। उत्पादन तथा उपभोग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। जो भी धन उत्पादित होता है वह अंत में उपभोग होता है। वास्तव में उपभोग उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य होता है। उत्पादन एक साधन होता है तथा उपभोग लक्ष्य। उपभोग के कारण ही उत्पादन किया जाता है। किन वस्तु का उत्पादन होगा, कितना उत्पादन किया जाए आदि बातों का निर्धारण उपभोग पर ही निर्भर होता है। उपभोक्ता जिन वस्तु की मांग करता है उन्हीं वस्तुओं का मांग के अनुरूप उत्पादन किया जाता है। उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं का स्रोत होने के नाते उत्पादन को निर्धारित करता है। मतलब क्या होता है कि जो है उत्पादन और उपभोग एक दूसरे से क्या है, घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि जो भी धन उत्पादित हो रहा है उसका आखिर में क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। मतलब कि किन वस्तु का उपयोग करना है, किस प्रकार उसका कितना उत्पादन करना है, यह सभी किसके ऊपर आधारित होता है, उपभोग के ऊपर आधारित होता है। क्योंकि जब वस्तु की मांग होगी तभी उसका क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, और उसका उत्पादन होगा तो उस वस्तु से मांग की पूर्ति होगी, मतलब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मतलब वो क्या करेंगे, उस वस्तु का उपभोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, मतलब जब वस्तु की पूर्ति होगी, मांग होगी, तो उस वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप क्या किया जाएगा, मांग के अनुरूप उसका उत्पादन किया जाएगा, और उसका उत्पादन होने पर उसका क्या किया जाएगा, उपभोग किया जाएगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। जिस प्रकार उत्पादन उपभोग पर निर्भर है उसी प्रकार उपभोग भी उत्पादन पर निर्भर करता है। उत्पादन के पश्चात उपभोग का प्रश्न उत्पन्न होता है। उत्पादन की मात्रा उपभोग की सीमा को निर्धारित करती है। उत्पादन जितनी मात्रा में होता है उससे अधिक उपभोग नहीं किया जा सकता। आधुनिक समय में उत्पादन विज्ञापन प्रचार के द्वारा अपनी वस्तुओं के उपभोग के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों का जीवन स्तर या उपभोग का स्तर भी उत्पादन पर ही निर्भर करता है। मतलब जैसे हमने देखा कि जो उत्पादन है वह किस पर निर्भर करता है, उपभोग पर निर्भर करता है। उसी प्रकार जो उपभोग है वह भी किस पर निर्भर करता है, उत्पादन पर निर्भर करता है। कितनी मात्रा में, किस मात्रा तक क्या किया जाए, उत्पादन की मात्रा कैसी हो, और ज़्यादा मात्रा में वो उत्पादन होने पर उसको उपभोग भी होना चाहिए। तो इसीलिए आधुनिक समय में क्या होता है कि उत्पादन करने के बाद में उसका विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, और वस्तुओं के बारे में सभी लोगों को क्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है कि उस वस्तु का उपयोग किस प्रकार करना है, वह वस्तु किस प्रकार की है, उसके बारे में उससे संबंधित जानकारी लोगों तक विज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई जाती है, जिससे कि वो क्या कर सके, उस वस्तु को उपभोग कर सके। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वस्तु का उत्पादन तथा उपभोग क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, और उसका जो है वस्तु का उपभोग करने के बाद में उसका जो है व्यक्ति का क्या होता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, और साथ ही उसका क्या होता है, उत्पादन पर भी वह निर्भर करता है। ठीक, इसलिए कहा गया है कि उत्पादन और उपभोग क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। अगला है उपभोग तथा विनिमय में संबंध। उपभोग और विनिमय में क्या संबंध होता है, देखिए। उपभोग तथा विनिमय में घनिष्ठ संबंध होता है। विनिमय उपभोग पर निर्भर करता है। उपभोग के कारण ही विनिमय किया जाता है। उपभोग के स्तर के अनुसार विनिमय का स्तर निर्धारित होता है। अतः उदाहरणार्थ है, पेट्रोल का उपभोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो इसका विनिमय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसी प्रकार विनिमय का मूल्य भी उपभोग मूल्य के पर निर्भर करता है। मतलब क्या है, उपभोग और विनिमय ये दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि जो उपभोग है उससे क्या होता है, जो चीज़ का उपभोग मतलब जिस चीज़ को ग्रहण किया जाता है, जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो उनको किस माध्यम से हम उसे क्या करेंगे, विनिमय करेंगे, उसका अदला बदली किस माध्यम से करेंगे, वह माध्यम क्या होगा, यह भी उसके आधार पर
मतलब विनिमय की दर के आधार पर होगा, मतलब किस माध्यम से होगा, मतलब बैंक के माध्यम से होगा, साख के माध्यम से होगा, मुद्रा के रूप में होगा। तो ये क्या होता है, वह भी उसके आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। किसके आधार पर? विनिमय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि अगर पेट्रोल का कोई व्यक्ति अगर पेट्रोल का उपयोग कर रहा है, अगर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल का यूज़ कर रहा है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में ही उसको क्या करना पड़ेगा, वस्तु का मूल्य वहन करना होगा। अगर वह राज्य स्तर पर कर रहा है तो राज्य स्तर पर, जिस स्तर पर उस वस्तु का उपयोग कर रहा है तो वह उसे उस रूप में ही मुद्रा देगा, उसी रूप में उसका विनिमय करेगा। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में कार्य कर रहा है तो वो अमेरिका में कार्य करने पर वो अमेरिका में ही वेतन प्राप्त करने का हकदार होता है, न कि दूसरे देश में जाकर। तो ऐसा रहता है कि जो जहाँ पर जो कार्य की दर्शाया देता है वहीं पर उसे क्या मिलता है, उस वस्तु का, उस चीज़ का मूल्य प्राप्त होता है, चाहे फिर वो वस्तु कोई भी हो। ठीक है। अगला है उपभोग तथा वितरण में संबंध। उपभोग तथा वितरण एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। वितरण उपभोग पर निर्भर होता है, उपभोग के कारण ही वितरण की समस्या उत्पन्न होती है। वितरण की मात्रा भी उपभोग पर निर्भर होती है। उपभोग का स्तर ऊंचा होने पर कार्यकुशलता अधिक होती है, अतः उत्पादन अधिक होता है, जिसके कारण वितरण की मात्रा भी अधिक होती है। उपभोग भी वितरण पर निर्भर होता है। वितरण के परिणाम स्वरूप एक उत्पादन के साधनों का जीवन स्तर निर्धारित होता है। यह जीवन स्तर के अनुरूप वह वस्तुओं का उपभोग करते हैं। समाज में उत्पादित धन के वितरण की प्रकृति भी उपभोग को प्रभावित किया करती है। यदि धन का असमान वितरण है, अधिकांश उत्पादित धन थोड़े से लोगों के हाथ में केंद्रित है, तो विलासिता की वस्तुओं का उपभोग अधिक किया जाएगा। धन का समान वितरण होने पर सामान्य आवश्यकताओं की वस्तुओं का उपभोग अधिक होगा। मतलब कि कैसा है, उपभोग तथा वितरण का एक दूसरे से संबंधित कैसे होते हैं कि जो उपभोग होता है वस्तु द्वारा, वस्तु का जो उपभोग करता है व्यक्ति, तो उसको किस प्रकार से उसको वितरित किया जाए, उसकी एक समस्या उत्पन्न होती है कि उसका वितरण मतलब उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, यह भी एक क्या होती है, समस्या होती है। जो कि उपभोग करने पर क्या होता है, वस्तु की मतलब वस्तु को ग्रहण करने के बाद में, वस्तु का उपयोग करने के बाद में वह वस्तु जब समाप्त हो जाती है तो उसका पुनरुत्पादन करने के बाद में उसका किस प्रकार से क्या हो, वितरण किया जाए, यह भी उपभोग पर निर्भर करता है। वितरण उपभोग पर निर्भर करता है। उपभोग के कारण ही क्या होता है, वितरण की समस्या, मतलब वस्तु का उपयोग करने के बाद में उसको किस रूप में उसका क्या करें, वितरण किया जाए, किस रूप में उसका बंटवारा होगा, यह समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। वितरण की मात्रा भी उपभोग पर निर्धारित करती है। मतलब अगर किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में उपभोग किया जाता है तो उसका ज़्यादा मात्रा में वितरण किया जाता है, और किसी भी चीज़ का कम मात्रा में उपभोग होगा तो उसका कम मात्रा में वितरण किया जाता है। उपभोग का स्तर ऊंचा होने पर कार्यकुशलता अधिक होती है। मतलब अगर उपभोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो अधिक मात्रा में क्या होती है, कार्यकुशलता होती है। अतः जो है उत्पादन अधिक होता है, जिसके कारण वितरण की मात्रा भी अधिक होती है। मतलब एक दूसरे से क्या होती है, जब उत्पादन अधिक होता है तो अधिक मात्रा में वस्तु का बंटवारा भी अधिक मात्रा में करना पड़ता है, और अगर कम मात्रा में उपभोग होगा तो कम मात्रा में उसको वस्तु का बंटवारा होगा। इसीलिए उसको बोला जाता है कि उत्पादन और वितरण जो है, उपभोग और वितरण जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उपभोग तथा राजस्व में संबंध। उपभोग तथा राजस्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उपभोग पर राजस्व की निर्भरता होती है। जिस अर्थव्यवस्था के उपभोग का स्तर ऊंचा होता है वहाँ सरकार को उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा कर आदि के रूप में अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। उपभोग की प्रकृति के आधार पर ही करों का निर्धारण होता है। सामान्यतः आवश्यकता की वस्तुओं पर निश्चित दर से कर लगाए जाते हैं। राजस्व पर उपभोग निर्भर करता है। सरकार अपनी कर नीति के द्वारा आवश्यकताओं की वस्तुओं पर निजी दर से कर लगाती है, जिससे अधिक वस्तुओं का उपभोग बढ़ जाता है। जिसके विपरीत विलासिता तथा मादक वस्तुओं पर सरकार ऊंची दर से कर लगाती है, जिससे उसकी उपयोगिता सीमित मात्रा में हो। सरकार जब आर्थिक
अधिक मात्रा में उत्पादकीय सार्वजनिक व्यय करती है तो इसके उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। मतलब कैसा होता है कि उपभोग और राजस्व एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, क्योंकि जितनी मात्रा में उपभोग किया जाता है उतनी मात्रा में ही राजस्व क्या किया जाता है, वसूला जाता है। मतलब राजस्व निर्धारित किया जाता है। जो राजस्व निर्धारित होता है वह उपभोग के आधार पर होता है, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसमें उपभोग का स्तर जितना अधिक होता है, सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा कर आदि के रूप में अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, राजस्व की प्राप्ति होती है। मतलब जितना ज़्यादा मात्रा में उपभोग होता है उतने ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, राजस्व की प्राप्ति जो है सरकार द्वारा की जाती है। और यह सभी किसके आधार पर होता है, आधारित होता है, उपभोग की प्रकृति के आधार पर ही करों का निर्धारण किया जाता है कि कितनी मात्रा में वस्तुओं का क्या किया गया है, उपभोग किया गया है, और जितनी मात्रा में उपभोग किया गया है उतनी ही मात्रा में राजस्व की जो है वसूली की जाएगी, राजस्व की प्राप्ति की जाएगी सरकार के द्वारा। अतः जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन पर निश्चित दर से कर लगाए जाते हैं। करों का निर्धारण किस प्रकार होता है, जो सामान्य रूप से जो सामान्य आवश्यकता की वस्तु होती है उस पर सामान्य रूप से कर लगाए जाते हैं। ठीक, राजस्व पर उपभोग निर्भर करता है। सरकार की कर नीति के द्वारा आवश्यकता की वस्तुओं पर निश्चित दर से कर लगाया जाता है। मतलब सरकार की कर नीति कैसी है, जहाँ पर जो वस्तु आवश्यकता की है उस पर कैसे कर लगाया जा रहा है, नीची दर से कर लगाया जा रहा है, कम दर पर कर लगाया जाता है। जिसकी जो है ज़्यादा मतलब इसकी वस्तु होगी, ज़्यादा विलासिता की वस्तु होती है, वहाँ पर ऊंची दर से कर लगाया जाता है, और जो सामान्य आवश्यकता की वस्तु होती है उस पर नीची दर से कर लगाया जाता है। ठीक है, अगला है उत्पादन तथा विनिमय में संबंध। उत्पादन तथा विनिमय में घनिष्ठ संबंध होता है। उत्पादन विनिमय पर निर्भर होता है। वर्तमान समय में उत्पादन अपनी वस्तु का अधिकांश भाग बाजार में विनिमय हेतु उत्पादित करता है, न कि स्वयं की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए। वास्तव में विनिमय उत्पादन का अंतिम चरण होता है। जो विनिमय मतलब क्या है, वस्तु का उत्पादन होने के बाद में उसको किस प्रकार व्यक्तियों तक पहुंचाना है जिससे कि व्यक्ति की क्या हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब वस्तु का उत्पादन होता है तो वस्तु को क्या कंपनी वाला जो व्यवसायी है उस वस्तु का उत्पादन करने के पास क्या वह उसके पास ही रहने का क्या नहीं, वह उसके पास रहने के लिए ही वस्तु का उत्पादन करता है कि नहीं, वह वस्तु का विनिमय करने के लिए, वस्तु को जो है जिन व्यक्तियों का आवश्यकता हो उन तक पहुँचाने के लिए वह अपनी वस्तु का क्या करता है, उत्पादन करता है। और जब तक कि वो वस्तुओं का वह जो है विनिमय नहीं करेगा, उन वस्तुओं को दूसरे तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक कि उस वस्तु का अगली वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिस प्रकार उत्पादन विनिमय पर निर्भर होता है उसी प्रकार विनिमय भी उत्पादन पर निर्भर होता है। उत्पादन के पश्चात विनिमय होता है। उत्पादन ही विनिमय को संभव बनाता है। उत्पादन की मात्रा अधिक होने पर विनिमय भी अधिक मात्रा में होता है। परिणाम स्वरूप बाजार, बैंकिंग, परिवहन आदि साधनों का विकास होता है। मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो ज़्यादा मात्रा में वस्तु को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा, जिसे आवश्यकता है उसे पहुंचाया जाएगा। मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन होगा तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, विनिमय होगा। ज़्यादा मात्रा में विनिमय होगा तो बाजार, बैंकिंग, परिवहन आदि साधनों का भी क्या होगा, विकास हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार बोल सकते हैं कि उत्पादन और विनिमय भी एक दूसरे से संबंधित है। अगला है उत्पादन तथा वितरण में संबंध। उत्पादन पर वितरण निर्भर होता है। उत्पादन ने ही वितरण की समस्या को जन्म दिया है। वितरण किसका हो, कितना हो, किन लोगों को हो आदि समस्याएं उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन की मात्रा पर उत्पादनों के साधनों का पुरस्कार या अंश निर्भर होता है। उत्पादन अधिक होने पर साधनों को प्राप्त होने वाला भाग अधिक होगा। मतलब क्या होता है कि जो उत्पादन है, उत्पादन किया जाता है तो उसको किस प्रकार मनुष्य को बांटना है, किस प्रकार से उसको बंटवारा करना है, यह समस्या उत्पन्न होती है। तो इससे क्या होता है कि जब वस्तु का उत्पादन होता है तो उसका वितरण की समस्या उत्पन्न होती है, और वितरण करने के पश्चात क्या होता है कि उसे किस मात्रा में देना है, किस वस्तु का उत्पादन होने पर उसे किस मात्रा में बांटना है, यह समस्या उत्पन्न होती है।
किस व्यक्ति को कितना वस्तु वितरण करना है, किन लोगों को करना है, ये सभी समस्याएं वितरण की समस्या के अंतर्गत आती है। मतलब उत्पादन की मात्रा जो है उत्पादन के साधनों, पुरस्कार, अंश पर निर्भर करती है और उसके कारण ही इससे प्राप्त होने वाला भाग भी क्या होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार उत्पादन भी वितरण को प्रभावित करता है। यदि वितरण समान एवं न्यायपूर्ण ढंग से होता है तो उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि लोग अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यदि समाज में धन का असमान वितरण हो, अर्थात राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है, तो समाज पर अवांछनीय प्रभाव तो पड़ेंगे ही, साथ ही उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन कम मात्रा में होगा तो विलासिता की वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। मतलब कि जैसे इसमें बताया कि जैसे उत्पादन में अगर वितरण किया जाता है, वो आय का वितरण किया जाता है, तो अगर वो समान रूप में वितरण किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि लोगों द्वारा वो समान रूप से वितरण पाए जाने पर उनके कार्य की दशा भी कैसी होगी, अच्छी होगी, अनुकूल होगी। लेकिन अगर आय का वितरण जो है, लाभ का वितरण असमान रूप से किया जाएगा तो उनकी जो कार्य करने की दशा है, उत्पादन की प्रकृति है, वो कैसी हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जिससे कि उत्पादन कम मात्रा में होगा और विलासिता की वस्तुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। तो इसीलिए आय का वितरण कैसा किया जाना चाहिए, समान रूप से किया जाना चाहिए। अगला है उत्पादन तथा राजस्व में संबंध। उत्पादन तथा राजस्व में घनिष्ठ संबंध होता है। उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में राजस्व पर निर्भर करता है। यदि सरकार की आय व्यय नीति ऐसी है जिससे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता व इच्छा शक्ति बढ़ती है, साधनों का आवंटन कुशलता से होता है, तो उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत दशा होने पर उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। उत्पादन किन वस्तुओं का होगा, कितनी मात्रा में होगा, यह भी बड़ी सीमा तक राजस्व नीतियों पर निर्भर करता है। सरकार कर व व्यय नीति के द्वारा जहाँ कुछ वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा सकती है, वहाँ कुछ वस्तुओं के उत्पादन को हतोत्साहित भी कर सकती है। मतलब क्या है, उत्पादन और राजस्व का संबंध, मतलब जहाँ पर कुछ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है वहाँ पर क्या होता है कि राजस्व भी, उतनी वस्तुओं के लिए राजस्व कर भी बढ़ता है, राजस्व शुल्क जो भी है वह भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाएगा उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, राजस्व पर भी निर्भर होता है कि कितनी ज़्यादा मात्रा में ये करना है, उत्पादन करना है। उन दोनों का एक दूसरे से क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। सरकार की आय व्यय नीति ऐसी होती है कि व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और इच्छा बढ़ती है। मतलब सरकार की जो नीतियाँ होती है उसके अनुसार क्या होती है, व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और उसकी इच्छा बढ़ती है। साधनों का आवंटन कुशलता से होता है, तो उत्पादन की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जहाँ पर साधनों का आवंटन जो है अकुशलतापूर्वक असमान रूप से किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, उत्पादन में मात्रा में कमी हो जाती है। राजस्व भी बड़ी सीमा तक उत्पादन पर निर्भर है। उत्पादन की मात्रा अधिक होने पर कर से प्राप्त होने वाली सरकारी आय बढ़ जाती है। अगर उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है तो कर से, जो कर के रूप में जो राजस्व प्राप्त होता है, जो आय प्राप्ति होती है, उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और इससे सरकार को अधिक कल्याणकारी कार्यों को संपादित कर सकती है और इससे सरकार क्या कर सकती है, बहुत सारे कार्य पूरे कर सकती है। ठीक, अगला है विनिमय तथा वितरण में संबंध। विनिमय तथा वितरण में भी आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। यह इसी बात से सिद्ध होता है कि वितरण विनिमय मूल्य सिद्धांत की व्याख्या है। उत्पादित वस्तु का पहले विनिमय होता है, तत्पश्चात आय का वितरण होता है। विनिमय से प्राप्त होने वाली आय पर साधनों का अंश निर्भर करता है। उत्पादित धन का वितरण होने पर पुनः विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक वितरण के रूप में प्राप्त होता है वह विनिमय मूल्य सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है। मतलब विनिमय और वितरण, विनिमय मतलब वस्तु की अदला बदली करना किस प्रकार, और वितरण मतलब उसका बंटवारा करना। जब वस्तु का उत्पादन होगा तो उसको किस रूप में क्या किया जाएगा, विनिमयित किया जाएगा कि किस प्रकार उसका क्या करना है, उपयोग करना है, उसको किस प्रकार से उसको अधिक उपयोग मतलब वस्तु को क्या करके परिवर्तन करके उसको किस प्रकार से आवश्यकता की वस्तु में क्या करना है, उसको बदलना,
यह क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और उसको विनिमय करने के बाद में उसको व्यक्तियों तक किस प्रकार पहुंचाया जाएगा, मतलब व्यक्तियों को उसको किस मात्रा में उसका क्या होगा, बंटवारा होगा, यह क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। जैसे कि दर्जी द्वारा जो है कपड़े से शर्ट बनाई जाती है, कपड़े से कमीज बनाई जाती है, तो वो कमीज तक बनाना उसका क्या हुआ? विनिमय। मतलब उसका क्या किया हमने? रूप परिवर्तन किया। और उस कमीज को किस प्रकार व्यक्तियों तक पहुँचाना है, किस प्रकार व्यक्ति को उस वस्तु को व्यक्ति तक पहुंचाना है, यह क्या होगा? उसका वितरण होगा। तो इस प्रकार ये वितरण और विनिमय जो है एक दूसरे से किस होते हैं? संबंधित होते हैं। विनिमय भी वितरण पर निर्भर होता है। वितरण उचित एवं न्यायपूर्ण ढंग से होने पर उत्पादन के साधनों को अधिक आय प्राप्त होती है, जिससे विनिमय अधिक मात्रा में होता है। इसके विपरीत वितरण असमान दशा होने पर विनिमय व्यय मात्रा में तथा विलासिता की वस्तुओं का होता है। मतलब क्या होता है कि वितरण जिस प्रकार, विनिमय जिस प्रकार वितरण से संबंधित होता है, उस प्रकार वितरण भी क्या होता है? विनिमय पर निर्भर होता है। ठीक। विनिमय तथा राजस्व में संबंध। विनिमय तथा राजस्व भी परस्पर संबंधित होते हैं। राजस्व विनिमय पर निर्भर होता है। सरकार की विनिमय क्रिया से बिक्री कर, आयात निर्यात कर आदि के रूप में आय प्राप्त होती है। विनिमय अधिक होने पर आय अधिक होती है। मतलब जब वस्तु का विनिमय अधिक मात्रा में किया जाएगा तो उससे स्वरूप क्या होगी? में प्राप्त आय प्राप्त होगी। मतलब हमारा राजस्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब विनिमय कम होगा तो राजस्व में कमी आएगी। इसीलिए विनिमय, जब वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, वस्तुओं की अदला बदली की जाती है, तो उसके आधार पर क्या होता है? राजस्व में भी उतार चढ़ाव आते हैं। आयात निर्यात के कारण जो है राजस्व भी कम ज़्यादा होता है। राजस्व संबंधित क्रियाओं का भी विनिमय पर प्रभाव पड़ता है। राजस्व नीति जैसे कर का ढांचा, व्यय नीति, ऋण नीति का विनिमय क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। मतलब राजस्व भी क्या करता है? विनिमय क्रियाओं को प्रभावित करता है। जैसे कर नीति के द्वारा, व्यय नीति के द्वारा, ऋण नीति के द्वारा भी विनिमय क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। अगला है वितरण तथा राजस्व में संबंध। वितरण तथा राजस्व में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। राजस्व वितरण पर निर्भर करता है। यदि समाज में धन का वितरण असमान हो तो सरकार को प्राप्त होने वाले आय व व्यय कम होंगे। इसके विपरीत दशा में सरकार को प्राप्त होने वाले आय व व्यय अधिक होंगे। मतलब क्या होता है कि विनिमय और राजस्व, वितरण एवं राजस्व का भी एक दूसरे से क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का बंटवारा होगा, ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाएगा, तो उससे ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होगी? आय प्राप्त होगी। और आय ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी तो उससे राजस्व भी बढ़ता है, समाज का कल्याण होता है। समाज में उस वस्तु का, उस धन का क्या होता है? समान रूप से वितरण होता है, तो सरकार को प्राप्त होने वाली आय भी क्या होती है? अधिक होती है और व्यय कम होते हैं। और अगर असमान रूप से प्राप्त होता है धन का वितरण तो क्या होता है? आय कम होती है और व्यय अधिक मात्रा में होते हैं। वितरण भी राजस्व पर निर्भर होता है। यदि सरकार अमीरी पर ऊंची दर से कर लगाता है तथा निर्धनों पर अधिक व्यय कम करती है तो समाज में धन का वितरण समान हो जाता है। इसके विपरीत दशा में समाज में धन का वितरण असमान होता है। मतलब जो है वितरण, अगर अमीर व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में व्यय तथा जो है निर्धन व्यक्तियों को कम मात्रा में व्यय किया जाता है, तो इससे क्या होता है? आय का जो है वितरण वो भी कैसा होता है? समान होता है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के 5 भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसमें स्पष्ट रूप से विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती, किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हो सकता है।